हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है। ठीक है, जो फूडबॉर्न डिसीज़ेस है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है फूडबॉर्न डिसीज़ वाला वो 2020 में आया था। 15 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आज हम इसे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के बाद हम जो इसके साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसीज़ होती है और इनके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं। और फिर इसके बाद हम जो है इसका मैनेजमेंट और इसके जो कॉजेज़ है ये अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि फूडबॉर्न डिसीज़ होती क्या है। ओके, तो फूडबॉर्न डिसीज़ हम बेसिकली अगर बोले तो ऐसी डिसीज़ होती है जो हम कंटामिनेटेड फूड होता है उससे अगर हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें होती है, जैसे कि पेट में दर्द होना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना। ये सारे डिसीज़ेस जो है किसी कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के खाने से होती है। मोस्टली जो डिसीज़ेस है बाहर के खाने से या फिर जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा हो वहाँ पर खाना खाने से फैलती है। ठीक है, हाँ, कई बार क्या होता है हम लोग घर पे भी कभी कभी ख़राब खाना खा लेते हैं या फिर मतलब अनवांटेड बैक्टीरिया जो है हमारे फूड में होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम कॉज होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फूडबॉर्न डिसीजेस आर द इलनेस कॉज्ड बाय eating contaminated food or drinking unsafe water leading to symptoms like stomach पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। फूडबॉर्न डिसीज़ वो बीमारियाँ होती है जो खाना खाने या गंदे पानी पीने से होती है। इनमें आमतौर पर जो है स्टमक पेन होता है, पेट दर्द या डायरिया होता है या वोमिटिंग मोस्टली देखने के लिए मिलती है। इसके बहुत और भी सिम्टम्स है जैसे कि सिर में दर्द होना या नोज़िया होना। ये सारी चीज़ें भी जो है फूडबॉर्न डिसीज़ के सिम्टम्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। फूडबॉर्न डिसीज़ ऑल्सो नोन एज food poisoning or illnesses caused by consuming contaminated food or water. They result from harmful bacteria, virus, parasites or toxins present in food and can lead to symptoms like nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain and fever etc. यानी कि फूडबॉर्न डिसीजेस जो है इन्हें फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है और ये वो बीमारियां होती है जो खराब पानी या खाना खाने से होती है। इनमें जो है डिसीज़ किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस के प्रेजेंट होने से कॉज होती है। यानी कि इनमें अगर कोई भी बैक्टीरिया या जो वायरस है वो प्रेजेंट होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है जो कि डिसीज़ कॉज करता है। इनसे अक्सर चक्कर आना और जो है वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, फीवर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आगे से हमें सभी को ध्यान रखना है कि हमें जो है कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर को अपनी बॉडी में इनटेक नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूडबॉर्न डिसीज़, ये क्वेश्चन जो है 2020 में 5 नंबर में पूछा गया था। तो इसीलिए हमें इसे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूडबॉर्न डिसीजेज ऑल्सो नोन एज फूड पॉइजनिंग अकर व्हीन पीपल कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। जो फूडबॉर्न डिसीजेस है वो सभी के अंदर कॉज हो सकती है जो भी जो है कंटामिनेटेड फूड या वाटर को मतलब यूज़ में लेते हैं या फिर उनका यूज़ करते हैं। ओके, These illness can be caused by bacteria, virus, parasite और toxin present in food। ये जो बीमारियां है ये फूड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिन के प्रेजेंट के कारण होते हैं। ठीक है, The symptoms can vary depending on the type of infection, the amount of contaminated food consumed and the person immune system। जो फूडबॉर्न डिसीजेज होती है इनके सिम्टम्स मतलब पर्टिकुलरली जो है
किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, ये जो है कंटामिनेटेड फूड पे डिपेंड करते कि वो कितना, उसमें कितना इन्फेक्शन था, या फिर उसमें कौन सा बैक्टीरिया था, या फिर जो पर्सन है उसने उसे इंटेक किया उसके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसका इम्यून सिस्टम उससे लड़ के जो है ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं करेगा और फाइट करके अंदर ही अंदर डिसीज़ को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसे दिक्कत होगी और उसे ज़्यादा मतलब सिम्टम्स शो होंगे और ज़्यादा उसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। However, most foodborne diseases primarily affect the digestive system and can range of माइल्ड टू सीवियर। जो मोस्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग होती है वो किसी भी पर्सन के डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट करती है, और ये माइल्ड टू सीवियर मतलब पहले कम होती है, उसके बाद ये सीवियर इसमें बढ़ती जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्यों? क्योंकि हम अगर फूड का इंटेक करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है और वहीं पे वो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करना शुरू होता है, इसीलिए सिम्टम्स वहीं से दिखना शुरू होते हैं। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में तो माइल्ड रहते हैं लेकिन इसके बाद जो है ये सीवियर होते जाते हैं। ओके, तो हम इसके जो है साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। अभी तक हमने इसका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फूडबॉर्न डिसीजेस। सबसे फर्स्ट तो हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये क्या अफेक्ट करता है। सबसे नॉजिया होगा, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, फिर उसके बाद वोमिटिंग भी हो सकती है जिसमें कि एक्सपेल फूड एंड लिक्विड्स फ्रॉम स्टमक। जो फूड है किसी पर्सन ने इनटेक किया है वो जो है माउथ के थ्रू बाहर हो जाएगा। डायरिया होगा, उसे जो लूज मोशन, वाटरी स्टूल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्टमक पेन होगा और क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा एब्डोमेन में। ठीक है, उसके बाद ब्लॉटिंग एंड गैस, उसे डिस्कम्फर्ट होने लगेगा क्योंकि जो है उसके पेट में एक्सेस गैस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कंटामिनेटेड फूड के कारण। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये हम जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देख सकते हैं। ठीक है, अब जनरल बॉडी सिम्टम्स देखेंगे हम। उसमें आएगा फीवर, हाई टेम्परेचर ड्यू टू इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमें हाई टेम्परेचर बॉडी में देखने के लिए मिलता ही है। ठीक है, सेकंड आता है वीकनेस एंड फटिंग, फीलिंग टायर्ड एंड लो ऑन एनर्जी। हम अगर बॉडी में फीवर है और वोमिटिंग वगैरह है तो बॉडी में जो वीकनेस और फटिंग होना स्वाभाविक है। ओके, देन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्यों होगा? ड्यू टू एक्सेस वोमिटिंग और डायरिया लीडिंग टू ड्राई माउथ, डिजीनेस एंड रिड्यूस यूरिनेशन। अगर किसी पर्सन को फूड पॉइजनिंग है तो उसे मतलब बहुत जो है वॉमिटिंग हो रही है तो उसका जो फूड और वाटर है वो माउथ के थ्रू बाहर हो जाएगा, या फिर अगर उसे वाटरी स्टूल पास हो रहे हैं तो स्टूल के थ्रू उसके बॉडी का वाटर बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कॉज होगा तो ड्राई माउथ जैसी कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगी, डिजीनेस होगा, उसे चक्कर आने लगेंगे और उसका जो यूरिनेशन है वो रेड्यूस हो जाएगा, मतलब उसे वॉशरूम जो है नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड देखते हैं सीवियर सिम्टम्स। वैसे सीवियर सिम्टम्स बहुत ही सीरियस केस मतलब बहुत ही कम केसेस में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर मिलते हैं तो वो कुछ इस टाइप से है। ब्लडी डायरिया कैन इंडिकेट सीवियर इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे ब्लडी डायरिया यानी कि जो स्टूल है उसके साथ ब्लड देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक सीवियर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। सेकंड देखते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन कैन कॉज कन्फ्यूजन, रैपिड हार्ट बीट एंड फेंटिंग। सीवियर डिहाइड्रेशन होगा जो कि हार्ट बीट को वो बढ़ा देगा। ठीक है, नर्व प्रॉब्लम, सम टॉक्सिन कैन कॉज मसल वीकनेस, ब्लरी विजन और पैरालिसिस। बहुत सारे अगर कोई ज़्यादा ही इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है तो वो जो है वीकनेस ज़्यादा शो करने लगेगा बॉडी में, और ब्लरी विजन जो है डिजीनेस के कारण कॉज हो जाएगा, और पैरालिसिस के भी चांसेस हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये हमने फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा, देन सेकंड है जनरल बॉडी के सिम्टम्स देखे, और थर्ड जो है सीवियर सिम्टम्स जो कि सीरियस केसेस में होते हैं। ठीक है। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये भी उसी क्वेश्चन का बी है जो 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन था डिस्कस द बेसिक फूड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस शुड बी ऑब्जर्व बाय एवरी फूड हैंडलर। मतलब कि किसी भी फूड हैंडलर या के थ्रू किन किन टाइप की जो है फूड प्रैक्टिसेस मतलब फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए उनके बारे में ये लिखिए। ठीक है। तो ये सारी हमने कुछ इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस डिस्कस की है, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले जो है फूड हैंडलर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसे सबसे ज़्यादा क्लीननेस, सैनिटाइजेशन और जो वहाँ का एरिया है क्लॉथिंग का या फिर जो वहाँ के जो बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वो सब क्लीन रहे। ये जो है फूड हैंडलर को सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनल क्लीननेस। ठीक है। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें सबसे फर्स्ट जो खुद है उन्हें क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। तो फूड हैंडलर्स शुड बी ऑलवेज वॉश देयर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर हैंडलिंग फूड एंड आफ्टर टचिंग एनीथिंग दैट कुड बी कंटामिनेट फूड। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें अपने हाथ हमेशा वॉश करने चाहिए किसी भी मतलब चीज़ को छूने के पहले और किसी भी उसको छूने के बाद। मतलब अगर वो खाना बनाने जाने वाले हैं तो उन्हें हैंड वॉश करना चाहिए, उसके बाद ही वो जो है अपना वर्क करना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर वो किसी बाहर आउटर एरिया से अपने किचन में या फिर कहीं पर भी आ रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है उनके साथ कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आ जाए जो कि हमारे फूड में मिक्स होकर जो है हमें इलनेस कॉज करे। इसीलिए जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें अपने हैंड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जैसे कि खाना बनाने से पहले और उस खाना बनाने के बाद में भी, और किसी भी सरफेस को छूने के बाद जब हम फूड को टच करते हैं उस टाइम पे भी उन्हें अपने हाथों को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। सेकेंड आता है हैंड शुड बी वॉश्ड थ्रोली एट लीस्ट 20 सेकेंड, रिमूव जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जो हैंड वॉश होता है वो मतलब 20 सेकेंड्स तक करना चाहिए ताकि उनके हाथों के जो जर्म्स और बैक्टीरिया है वो सारे क्लीन हो सके। ठीक है। कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन एंड अवॉइड वियरिंग ज्वेलरी दैट कैन ट्रैप बैक्टीरिया। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें हमेशा अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए, जिससे क्या होगा इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो ज्वेलरी वो पहनते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर जो है किसी भी इन्फेक्शन का या फिर बैक्टीरिया का जो ट्रांसमिशन है वो उसके द्वारा किसी भी दूसरे स्थान से वहाँ तक हो सकता है। इसीलिए उसे फूड हैंडलर्स को जो है ज्वेलरी को वियर करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। देन सेकंड देखते हैं हम प्रॉपर क्लॉथिंग। Wear clean and appropriate clothing while handling food. This include aprons, hairnets and gloves which help to protect food from contamination. जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें फूड बनाते टाइम जो है अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग मतलब प्रॉपर कपड़े पहनना चाहिए, जैसे कि एप्रॉन पहनना चाहिए जिससे कि जो है फूड में कोई भी कंटामिनेशन नहीं जा पाए। ठीक है। और एप्रॉन पहनना चाहिए, हेयर नेट्स लगाना चाहिए जिससे कि जो बाल है वो फूड में ना जा पाए। देन थर्ड है ग्लव्स जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, इससे जो है हर टाइप के इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। देन सेकंड देखते हैं इंश्योर दैट हेयर इज़ टाइडी बैक एंड दैट फूड हैंडलर्स वेयर क्लीन यूनिफॉर्म्स और डिस्पोजेबल क्लॉथिंग्स। जो
फूड हैंडलर्स है उनके हेयर टाइडी होना चाहिए और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो क्लीन होना चाहिए, और जो उनकी जो यूनिफॉर्म और जो मतलब एप्रॉन वगैरह है वो वन टाइम यूज्ड होना चाहिए, ताकि वो उन्हें डिस्पोज करके नेक्स्ट टाइम जो पहने वो सैनिटाइज वाले ही पहने। ग्लव्स भी जो है नेक्स्ट टाइम जो पहने वो सैनिटाइज वाले पहने। इससे क्या होगा कि फर्दर इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, थर्ड देखेंगे हम, अवॉइड इलनेस। फूड हैंडलर शुड नॉट वर्क व्हेन दे आर सिक, स्पेशली इफ दे हैव gastrointestinal issues, sore throat or cold like symptoms that can spread germs to food. फूड हैंडलर्स जो है अगर उन्हें कोई भी डिसीज़ या इलनेस है तो उस टाइम पे उन्हें फूड वाले एरिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर वो वर्क करेंगे तो जो भी इलनेस है उनके थ्रू अदर पर्सन तक स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए उनको उस टाइम पर जो है अवॉइड करना चाहिए कि वो अपने वर्क से दूर रहे और प्रॉपर रेस्ट करके ही वापस वर्क को ज्वाइन करे, जिससे क्या होगा कि उनकी जो हेल्थ है उनकी हेल्थ भी अफेक्ट नहीं होगी और जो फूड है वो भी सेफ्टी से बन जाएगा। ओके, तो जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें अपने अगर वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत अगर ठीक होती है तो उन्हें जो है उस टाइम पे फूड फॉर्मेशन या फिर ऐसी जब वर्क प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो भी डिसीज़ है वो दूसरे पर्सन को हो सके। ठीक है, फोर्थ देखेंगे हम, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन। Regularly clean and sanitize all kitchen surface utensils and equipment. These include chopping boards, knives, काउंटर्स एंड सिंक्स। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें ये प्रॉपर प्रिकॉशन रखना चाहिए कि उनके ये जो भी फूड फॉर्मेशन एरिया है या फिर किचन है वहाँ पर जो यूटेंसिल है यानी कि जो भी बर्तन है जिनमें फूड का फॉर्मेशन होता है वो सारे प्रॉपर क्लीन रहे, वहाँ के चॉपिंग बोर्ड्स क्लीन रहे, नाइफ्स क्लीन रहे, और उसके बाद का जो किचन काउंटर है वो क्लीन रहे, और सिंक हमेशा वॉश होता रहे, जिससे कि क्या है इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। ठीक है, सेकंड देखेंगे, यूज़ फूड सेफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर प्रॉपर सैनिटाइजेशन। जो यूज़ फूड सेफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें फूड ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए जो कि फूड को सेफ रखे, और जो भी मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना चाहिए और प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखना चाहिए, जिससे कि जो फूड की सेफ्टी हो वो इन्हेंस हो। ठीक है, और फिफ्थ देखेंगे हम, सेपरेशन ऑफ रॉ एंड कुक्ड फूड। जो मतलब कच्चा फूड मटेरियल है उसे अलग रखना चाहिए और जो पका हुआ फूड मटेरियल है वो अलग रखना चाहिए, क्योंकि कच्चा जो फूड मटेरियल होता है उसके अंदर कम चांसेस होते हैं पके हुए फूड मटेरियल से कि यहाँ उसमें जो कोई भी मतलब इन्फेक्शन या फिर जो भी अपन बोल सकते हैं कि फूड जो है ख़राब होना स्टार्ट नहीं हो सके। ठीक है, ऑलवेज कीप रॉ फूड्स स्पेशली मीट्स सेपरेट फ्रॉम कुक फूड टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। हमेशा जो है कच्चे और पके हुए फूड को अलग रखना चाहिए क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए। ठीक है, यूज़ डिफरेंट cutting boards and utensils for raw and cooked items to avoid the transfer of harmful bacteria। जो भी मतलब रॉ मटेरियल होता है फूड का और जो कुक्ड मटेरियल होता है फूड का, उसके जो यूटेंसिल यानी कि बर्तन अलग अलग रखने चाहिए और कटिंग बोर्ड्स भी अलग अलग रखने चाहिए, जिससे क्या होगा इन्फेक्शन बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिससे कि फूड सेफ्टी और इन्हेंस होगी और फूड सेफ रहेगा। ठीक है, अब सिक्स देखेंगे हम, टेम्परेचर कंट्रोल। स्टोर फूड एट द राइट टेम्परेचर। कोल्ड फूड शुड बी केप्ट
at or below 5 degree Celsius, and hot food should be kept above 60 degree सेल्सियस टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। जो फूड है हमें उसे हमें या फिर फूड हैंडलर्स को हमेशा उसके एक प्रॉपर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे जो है रखना चाहिए, जिससे कि फूड के अंदर किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हुई हो। जो कोल्ड फूड है जैसे कि आइसक्रीम हो गया या अदर कोई भी प्रोडक्ट है, इन सभी को जो है कोल्ड में रखना चाहिए, लेकिन जो हॉट एरिया में रखने वाले फूड है उन्हें वो जो है उनके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी और उन्हें सेफ रखा जा सकेगा। इंश्योर दैट फूड इज़ कुक्ड टू द प्रॉपर इंटरनल टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। जो फूड है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे बनना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, अब 7 देखेंगे हम, प्रॉपर फूड स्टोरेज। कीप फूड प्रॉपरली लेबल्ड एंड स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स। इंश्योर फूड इज़ कीप्ड एंड एयर टाइट कंटेनर्स टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम पेस्ट और एयरबोर्न जर्म्स। जो फूड का प्रॉपर स्टोरेज है वो होना चाहिए, उससे क्या होगा, प्रॉपर स्टोरेज होने से इसके अंदर कोई भी एयरबोर्न जर्म्स नहीं जाएंगे और जो फूड है वो लंबे टाइम तक सेफ रहेगा। फूड के प्रॉपर स्टोरेज के लिए जो है एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि इनके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन या बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, जब सेकंड देखेंगे, रेगुलरली चेक फूड एक्सपायरी डेट एंड डिस्कार्ड एनी एक्सपायर्ड और स्पॉइल्ड फूड। जो फूड के प्रोडक्ट है जो कि फूड फॉर्मेशन में काम आते हैं, उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो रेगुलरली चेक होना चाहिए। रेगुलरली चेक होने से क्या होगा कि हम जो है बनाते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा जो फूड है वो प्रॉपर बनेगा और उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा या फिर वो फूड जो है कोई भी डिसएडवांटेज को कॉज नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम 8th पॉइंट, हैंडलिंग वेस्ट। ऑलवेज डिस्पोज ऑफ फूड वेस्ट प्रॉपरली एंड रेगुलरली टू अवॉइड अट्रैक्टिंग पेस्ट्स। जो फूड हैंडलर्स है उन्हें वेस्ट को प्रॉपर डिस्कार्ड करना चाहिए, जिससे कि पेस्ट जैसे कि मक्खियाँ जैसे जो भी कीट है वो फूड के पास नहीं आ सके, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। तो अगर वेस्ट का जो है मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, उससे क्या होगा कि अगर वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो डिसीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे और फूड सेफ रहेगा। ठीक है, इंश्योर गार्बेज बिन्स आर कवर्ड एंड एम्प्टी आइटम रेगुलरली टू मेंटेन क्लीन वर्क इन्वायरमेंट। जो गार्बेज बिन्स होती है, डस्टबिन्स होती है, वो रेगुलरली जो है क्लीन होनी चाहिए और जिससे कि और हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहे और जो सैनिटाइजेशन है वो मेंटेन होती रहे। ठीक है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। जो फूड हैंडलर्स होते हैं उन्हें हर थोड़े टाइम के बाद में एक अवेयरनेस ट्रेनिंग के थ्रू जो है फूड हैंडलिंग की मेथड्स बतानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वो अपने जो वर्क है उसे इन्हांस करेंगे और अच्छे से प्रॉपर वे में जो है फूड को हैंडल करेंगे और फूड को कंटामिनेशन से बचाएंगे और अपने प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमने पढ़ा जो है
फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस पढ़ी जो कि फूड हैंडलर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करी जानी चाहिए। उसके पहले हमने पढ़ा था फूडबॉर्न डिसीजेस पढ़ी थी। अब हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे 5 कीज टू सेफर फूड, जो इसका जो है थर्ड क्वेश्चन में, जो थर्ड इसमें पूछा गया 5 नंबर में, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, जिससे कि वो ईजी वे में सभी को नोट्स मिल सके और सभी की ये जो स्टडी है वो प्रॉपर वे से चलती रहे, ठीक है। तो मैं अपने चैनल पे जो है अभी मेडिकल सर्जिकल के टेस्ट पेपर वो जो MPMSU के है वो स्टार्ट करने वाली हूँ इसके बाद, ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहे तब तक, इसीलिए थैंक यू।